जन सामान्य में पॉलिटिक्स एक डर्टी वर्ड है जिसको एक पॉलिटिशियन से दूर रहने के लिए कहा जाता है। आपका फैमिली बैकग्राउंड जो एक फार्मिंग है, किसान फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। भविष्य में देश का प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं। और रही बात 2024 की, तो बीजेपी, मुझे नहीं लगता है बीजेपी के अंदर में सरकार बना पाएगी। ना बीजेपी हिंदू की हो पाई है, ना मुसलमानों की हो पाई है। दोनों को लड़ाने का काम किया है। वर्ल्ड मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में इंडियन मीडिया का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं रमेश चांगू और आप देख रहे थे आरएम शो, जो आप आजकल के मीडिया तंत्र से थोड़ा अलग है, जिसमें मैं आपके सामने एक इंस्पायर्ड स्टोरी, एक राइजिंग स्टोरी और एक यूथ स्टोरी जो युवाओं को और आज की जनरेशन को मोटिवेशन दे सके, कुछ नया सिखा सके, वो लेके आऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा जिसके लिए। तो ये ब्रिलियंट पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपको देना चाहता हूँ। तो पहले गेस्ट हमारे शो के जो है दीपक बिश्नोई, आम आदमी पार्टी जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है इंडिया की, तो उसके जिला सचिव है, जिन्होंने अभी हाल ही में जो चुनाव चल रहे थे, असेंबली राजस्थान के जो चुनाव चल रहे थे, इन्होंने फील्ड में जाके कुछ देखा, चुनावी माहौल देखे। तो उनके बारे में हम इनसे पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे कि जो आप जो राजनीति में आए, पहला आपको जो ये फील्ड में उतरने का और जो प्रचार करने का पार्टी का वोट के लिए जो आप गए, उनके लिए आपको मतलब कैसा फील हुआ? फील्ड में आपका जाकर कैसा महसूस कर रहे थे? मैं चुनाव से करीबन 2-3 महीने पहले ही फील्ड में लग चुका था। फील्ड में जाकर मुझे ये एहसास हुआ कि आज तक जो भी पार्टी आई चुनाव लड़ी, उन्होंने झूठे वादे करके जनता को बेवकूफ़ बनाया। जहाँ भी गया हूँ, वहाँ कोई भी मतलब लोगों को मूलभूत सुविधा हर प्रकार की कमी ही थी। कहीं लाइट नहीं थी, कहीं पानी की कमी थी, तो कहीं सड़कें नहीं थी। और ज़्यादातर मैंने देखा था नई सड़कें बनी हुई थी। मतलब लोगों को 5वें साल चुनावी साल में रिझाने के लिए नई सड़कें बनाई गई थी। तो मेरे कहने का मतलब है अभी तक लोगों को मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिल पाई है। तो हमारी पार्टी या मेरे द्वारा जो भी प्रयास रहेगा भविष्य में, तो लोगों को मूलभूत सुविधाएँ देने का रहेगा। अब बहुत युवा एज में आपने राजनीति में आने का जो फैसला लिया है, मतलब ऐसा कोई व्यक्तित्व है या ऐसा आपका कोई जो इंस्पिरेशन है जो आपको राजनीति की ओर लेके आ रहा है? जैसे जन सामान्य में पॉलिटिक्स एक डर्टी वर्ड है जिसको एक पॉलिटिशियन से दूर रहने के लिए कहा जाता है युवाओं को आमतौर पर, लेकिन आप फिर भी ऐसा कौन सा इंस्पिरेशन है जिसको लेकर आप पॉलिटिक्स के अंदर है? मैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री राघव चड्ढा जी से बहुत इंस्पायर हूँ। जहाँ तक देखें हम दोनों की सोच एक जैसी है और दोनों की परिस्थितियाँ भी एक जैसी है। जैसे मैं अपना अध्ययन कार्य और मेरा एक छोटा-मोटा बिज़नेस है वो छोड़कर राजनीति में हूँ और राघव चड्ढा जी अपने करोड़ों का बिज़नेस छोड़कर राजनीति में हैं। और हमारी सोच देखें तो राघव चड्ढा जी चाहते हैं कि जो गंदी दलदल राजनीति है उसमें परिवर्तन हो, युवाओं को मौका मिले और नेताओं का लोगों से सीधा जुड़ाव हो। अभी क्या बीच में एजेंट ज़्यादा होता है, तो राघव चड्ढा जी चाहते हैं कि लोग सीधा अपने नेता से संपर्क में, वो हर दिन लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्या सुनते हैं, उनका समाधान तुरंत करते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में जाकर उनका काम करूँ। मुझे भी राजनीति में बड़े ओहदे पर पहुँचने का मौका मिले, मैं भी लोगों के दुःख दर्द बाँटूँ, उनके कष्ट दूर करूँ। जैसे आम आदमी पार्टी, ये राघव चड्ढा जो आपकी इंस्पिरेशन है, इसी वजह से आम आदमी पार्टी या कोई और वजह? नहीं, जहाँ तक देखें मेरी वजह राघव चड्ढा जी है और आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ है ना, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। जैसे एजुकेशन नीति, आजकल धर्म जाति के अलावा कोई पार्टियां बात ही नहीं करती हैं, सब लड़ाने का भेदभाव जैसी राजनीति चलती आ रही है। जबकि आम आदमी पार्टी के आने के बाद एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया गया है। दिल्ली में हाई लेवल के एजुकेशन स्कूल बनाए गए हैं। बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ है जहाँ तक देखें, तो मुझे ये अच्छी अच्छी नीतियाँ हैं, उन नीतियों के कारण मुझे आम आदमी पार्टी में आने हैं। जी, मान लो आज को इन फ्यूचर आपको कोई दूसरी पार्टी, जैसे डोमिनेटिंग पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, जो भी पार्टी आपको अगर मौका दे इलेक्शन लड़ने का या किसी और पद का, तो आप क्या मतलब उसको ज्वाइन करना चाहेंगे? पहली बात तो ये जो पार्टियां है ना, ये राजा का बेटा ही राजा होगा वो प्रथा लेके चल रही हैं। वहाँ मेरे जैसे गरीब या मध्यम वर्ग के लोगों को मौका देगी नहीं, खासकर युवा को मौका देते ही नहीं है। ये
पुरानी परंपरा से जो चले आ रहे नेता हैं, जो पुरानी सोच रखते हैं, उनको ही मौका देती है। फिर वही धर्म जात की नफरत फैलाते हैं, जबकि मैं मध्यम वर्ग से ताल्लुकात रखता हूँ, तो ये मौका देंगे नहीं। और यदि देते भी है तो मैं उन पार्टियों में जाना पसंद नहीं करता हूँ। जिन पार्टियों में भेदभाव की राजनीति हो, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं देश को आगे बढ़ाने की जो नीतियाँ है, उस नीतियों पर चलना चाहता हूँ। अगर आने वाले असेंबली चुनाव में अगर आपको मौका दे पार्टी अपने असेंबली एरिया से, तो आप अपने एरिया में ऐसे कौन से मुद्दों पर राजनीति करेंगे या ऐसे कौन से मुद्दे लेकर आएंगे जिससे आप इंस्पायर कर सकते हो वोटर्स को? मेरा बचपन से एक ही सपना है, वही सपना मुझे विधानसभा में जाके पूरा करना होगा। जहाँ देखे चोटन में पानी की बहुत किल्लत होती है, खासकर पीने के लिए तो है ही, लेकिन कृषि कार्यों के लिए देखे तो साल में एक बार खेती होती है, जिसे राजस्थान वैसे भी मानसूनी जुआ बोलते हैं। इस मानसूनी जुआ में कभी किसानों की फसल अच्छी होती है बरसात में, कभी होती नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी नहर का विस्तार चोटन के प्रत्येक गांव तक हो, ताकि लोग वर्ष भर खेती कर सके। चोटन हरियाणा और पंजाब की तरह चोटन से ही पूरा पश्चिमी राजस्थान विकसित हो। आपके असेंबली एरिया में एजुकेशन के बारे में आप कुछ ऐसा कहेंगे जो? एजुकेशन का देखे तो चोटन ही नहीं, पूरे राजस्थान में सिस्टम पूरा खराब ही है। जैसे बीएड देखे तो ओनली प्राइवेट कॉलेज में होती है, फिर प्राइवेट कॉलेज वाले जमकर स्टूडेंट को लूटते हैं। तो हर जिले में एक बीएड कॉलेज होना चाहिए सरकारी, और ऐसे कई डिग्री के कॉलेज हर जिले में होना चाहिए। शिक्षा के लिए स्टूडेंट को जो लूटने की प्रथा है ना, जो बड़ी बड़ी कॉलेज माफिया मिलकर स्टूडेंट को लूटते हैं, वो समाप्त करना होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में, जैसे हॉस्पिटल से रिलेटेड हो या मूलभूत सुविधाएं स्वास्थ्य के रिलेटेड देनी हो, अपने चोटन जो विधानसभा क्षेत्र है आपका, उसमें आप किस प्रकार से डेवलप करेंगे उस स्वास्थ्य सेवाओं को? एक तो चोटन इतनी बड़ी विधानसभा है, फिर भी इसमें मुख्य स्थल से बाकी छोटे छोटे शहरों की बहुत दूरी पड़ती है। तो छोटे छोटे स्वास्थ्य कारणों के लिए चोटन आना पड़ता है, और चोटन में छोटे छोटे से स्वास्थ्य कारणों के लिए सीधा जिला अस्पताल भेज देते हैं। तो एक तो स्वास्थ्य सुविधा हर गांव तक सुलभ करवानी होगी, हर गांव तक उपलब्ध हो, हर नागरिक स्वास्थ्य लाभ मिले। दूसरा, फर्जी फ्री दवाइयों के नाम पर जो भी योजना में फर्जीवाड़ा चल रहा है, उन पर अंकुश लगाना होगा। ऐसे स्वास्थ्य से क्षेत्र में कई कारण हैं जिन्हें सुधार करना होगा। आप अपने क्षेत्र के ऐसे कौन सा नेता है, ऐसे कौन से पॉलिटिशियन है जिससे प्रभावित होकर आपने अपने क्षेत्र के लिए ये जो पॉलिटिशियन का जो एक कदम है जो आपने बढ़ाया है? वैसे मैं हर नेता की रिस्पेक्ट करता हूँ, हर नेता से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जो भी हो, मैं नेता से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। लेकिन यहाँ के क्षेत्र की नेता जिसे मैं सबसे अधिक इंस्पायर हुआ हूँ, वो है रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी एक 26 साल का युवा लड़का है, जिन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखते हुए एक रिकॉर्ड के तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की थी। वही पुनः रिकॉर्ड सीम में तोड़ते हुए उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी पार्टी से बगावत करके बड़े बड़े धुरंधरों के सामने जीत हासिल की है। कहीं न कहीं देखें तो हम दोनों का संघर्ष एक जैसा ही है। तो मैं जहाँ तक है रविंद्र सिंह भाटी के नक्शे कदम को फॉलो करूंगा। आपका फैमिली बैकग्राउंड जो एक फार्मिंग है, किसान फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो आप किसानों के लिए ज़्यादातर आपके जो असेंबली एरिया है उसमें ज़्यादातर व्यवसाय के रूप में कृषि होती है, तो आप कृषि में ऐसे किसानों के लिए कौन सी ऐसी योजनाएं होगी जो उनको लाभ दे सके? देखिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे पहले तो इंदिरा गांधी नहर का विस्तार हर गांव, हर ठाणे तक होना चाहिए। जब तक हर गांव में इंदिरा गांधी नहर का पानी नहीं पहुंचेगा, किसान विकसित नहीं होगा। दूसरा, जो किसान फसल बीमा जैसी योजनाएं हैं, जो किसानों के लिए योजना बनी है, वो कागजों तक सीमित रह चुकी है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार से व्याप्त है। उन योजनाओं को हर किसान तक पहुंच सके, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। एक क्वेश्चन है, जैसे आपके जो यहाँ एजुकेशन का जो असेंबली एरिया में एजुकेशन का स्तर बहुत नीचा है, बहुत डाउन है, तो जो गर्ल्स की जो शिक्षा होती है,
तो उसके बारे में आपकी मतलब ये युवा क्या सोच रखता है कि गर्ल्स एजुकेशन के बारे में कुछ किया जाए या उसको बढ़ाने के लिए ऐसे कौन से प्रयास किए जाए जिससे गर्ल्स आ गए, लड़कियां आ गया। जैसा कि देखा जाए तो मेरे जिले की महिला साक्षरता दर बहुत कम है, लेकिन अभी लोगों की सोच बदली है। धीरे-धीरे समय के साथ लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ है। अब लड़कियाँ खूब पढ़ती है और जहाँ तक मेरी कोशिश होगी कि लड़कियों को अधिक से अधिक मोटिवेट करेंगे पढ़ाई के लिए और उनके लिए अलग से ही व्यवस्था करवाएँगे। गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज जैसे पृथक शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करवाएँगे। इससे क्या है लड़कियों को पढ़ने के अवसर मिलेंगे और ऐसी भी कार्यक्रम या प्रोग्राम वैसे चलाएँगे जिससे अभिभावक भी प्रेरित होकर लड़कियों को पढ़ाएँ। आपका जो असेंबली है तो उसमें एक प्रथा रहती है और मैंने भी देखा है जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो वहाँ पर जो लड़कियों की जो शादी है जो वो बहुत कम एज में करवा दी जाती है, तो उसके बारे में क्या इफेक्ट रहेगा, जो आपका जो प्लान रहेगा उसको एक बदलना चाहिए। वर्तमान में लड़कियों कम एज में शादी तो एक सिर्फ कहानी बनकर रह गई है। अब लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं। हाँ, उन्हें कुछ पढ़ाई के लिए दूर शहरों में जाना पड़ता है जिससे अभिभावक राजी नहीं है। वो इतने खुश नहीं है कि अपनी लड़की को शहरों में भेजे पढ़ने के लिए। थोड़ी बहुत पुरानी मानसिकता भी है। तो इस सोच को बदलने के लिए हमें शिक्षण संस्थान की व्यवस्था शहर के नज़दीक या गांव के नज़दीक करनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक शिक्षा सुलभ हो लड़कियों के लिए। एएपी आम आदमी पार्टी ने आपको इतनी यंग एज में ये राष्ट्रीय पार्टी ने जिला सचिव का जो पद दिया, आप में आप अपने आप में कौन सी ऐसी काबिलियत देखते हैं जिसकी वजह से आपने पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी। देखिए, ऐसे कई कारण हैं, जिस कारण की बदौलत आम आदमी पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है। देखिए, एक तो आम आदमी पार्टी का ये नीति रही है कि उन्होंने हमेशा से ही युवाओं को मौका दिया है। दूसरा, सबसे शिक्षित पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी है, तो शिक्षित लोगों को मौका ज़्यादा देती है। तो मेरी शिक्षा क्वालिटी को देखते हुए और मेरी राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए मुझे आम आदमी पार्टी ने जिला सचिव की ज़िम्मेदारी दी और मैं इस ज़िम्मेदारी को बखूबी निर्वहन भी कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय बड़े-बड़े नेता संजय सिंह, मनोज सिसोदिया, उन पर ईडी, सीबीआई द्वारा लगातार जो बड़े-बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर आपकी राजनीति के आम आदमी पार्टी के बारे में क्या राय है? जहाँ तक देखा जाए तो उन पर लगे सारे आरोप निराधार है। जिन नेताओं को जेल में डाला गया है उन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत मॉडल दिए हैं। विदेशों से लोग या विदेशी सरकार मॉडल देखने दिल्ली जाती है। उन लोगों को जो वर्तमान सत्ता पक्ष में है नरेंद्र मोदी सरकार, उनको आम आदमी पार्टी से खतरा महसूस होने लगा है। उन्हें लगता है कि अब हमारी गंदी राजनीति नहीं चलने वाली है। भविष्य में आम आदमी पार्टी यदि इसी तरह जैसे वर्तमान में फर्स्ट ग्रोइंग पार्टी बनी हुई है, तो इसी तरह यदि भविष्य में बढ़त बनाती है, अनेकों राज्यों में चुनाव भी लड़ती हैं, तो भविष्य में देश का प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल बन सकता है। तो उनकी राजनीति खत्म हो रही थी, तो उस राजनीति से खत्म होती राजनीति को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को ईडी, सीबी के जरिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो रही बात प्रभावित होने की, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लोगों के दिलों में और जगह बनाई है। पिछले 10 सालों से लगातार 2 बार नरेंद्र मोदी जो बीजेपी की सरकार आई, तो और 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उनमें भी यही माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी फिर से सरकार बनाए। तो उनकी क्या मजबूत पक्ष रहे हैं और उनको आप किस तरह से प्रभावित करेंगे, उनको किस प्रकार से आप तोड़ने की कोशिश करेंगे? जहाँ विकास की बात करें तो पिछले 10 सालों में विकास का बेड़ा गर्क हो गया है। नेशनल प्रेस फ्रीडम में हम पिछड़ गए हैं। आर्थिक स्थिति देखें तो हम पिछड़ गए हैं। हमारे देश पे कर्ज बढ़ गया है। ऐसा कोई विकास का मुद्दा है नहीं। धर्म का ध्रुवीकरण हुआ है। ने धर्म और जाति को बढ़ावा दिया है बीजेपी ने। इस कारण वे 10 साल से सत्ता पक्ष में। और रही बात 2024 की, तो बीजेपी मुझे नहीं लगता है बीजेपी
केंद्र में सरकार बना पाएगी, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं। जहाँ रही बात ये हिंदू धर्म को सपोर्ट करने की, तो आज तक मुझे ऐसा एक भी मुद्दा बता दो जिसमें हिंदू का बीजेपी ने पक्ष लिया है। ये सिर्फ चुनावी चौंचले हैं। ना बीजेपी हिंदू की हो पाई है, ना मुसलमानों की हो पाई है, दोनों को लड़ाने का काम किया है। वर्तमान में वर्ल्ड मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में इंडियन मीडिया का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हालांकि बीजेपी इसे नकार रही है, लेकिन कई कारणों से प्रेस फ्रीडम का गला घोंटा जा रहा है। भारत की बात करें तो मीडिया एक तरफा हो गया है, सत्ता पक्ष को ज्यादा दिखा रहा है, जबकि विपक्ष की आवाज बनना चाहिए। जो मीडिया अपना दायित्व निर्वहन नहीं कर पा रहा है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन अब सत्ता पक्ष के खूंटे से बंधी एक बकरी के समान हो गया है, जिसे वर्तमान में कई परिवर्तन करने या ऐसे कानून या नियमों की जरूरत है जो मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाले कारणों को समाप्त कर सके, मीडिया को खुली आजादी दे सके। वर्तमान में कोई भी देश में विकास से संबंधित या फिर कोई अपराध या ऐसी कोई घटना जो सत्ता पक्ष में जिसकी गलती हो या फिर सत्ता पक्ष छुपाना चाहते हो, तो मीडिया तुरंत उसे छुपा देती है और कोई अलग ही मुद्दा छेड़ देती है। इस तरह देखें तो मीडिया के स्तर में बहुत परिवर्तन हुआ है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि मीडिया ही जब सत्य के रास्ते पर चलेगी तो देश में परिवर्तन या विकास हो सकता है। धन्यवाद दीपक जी। और इसीलिए हमने आपको अपने आरएमएसओ जो ब्रिलियंट पॉडकास्ट इस पर आपको बुलाया, आमंत्रित किया, आप आए। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप जैसे युवा, आप जैसे अच्छी सोच रखने वाले युवा, जिनको देश की राजनीति को एक जरूरत है, मैं चाहूंगा, मतलब मेरी ये एक मानना है, धारणा है कि आने वाले समय में बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, जो भी पार्टियां हो, वो आप जैसी युवाओं की सोच को समझेगी और आगे आने का मौका देगी। धन्यवाद फॉर कमिंग ऑल्सो एंड कीप योर लविंग एंड सपोर्ट।